ये है आवाज एट 9 और सबसे पहले आपके लिए एक खुशखबरी। इस बार त्योहारों पर आपको खरीदारी के लिए सस्ता कर्ज मिलने की शुरुआत हो गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कंज्यूमर लोन को 2.5% सस्ता कर दिया है, तो स्टेट बैंक ने भी जल्द कटौती के संकेत दिए हैं। जाहिर है दूसरे बैंक भी जल्द ही ऐसा ऐलान करते नजर आ सकते हैं। इधर आज से स्टेट बैंक की कुर्सी संभालने के बाद अरुंधति राय अपने इरादे साफ कर रही हैं। उन्होंने हमसे कहा कि पूंजी जुटाने के लिए स्टेट बैंक इसी वित्त वर्ष में अपना एफपीओ ला सकता है। इसके अलावा सरकार भी उन्हें 4,000 करोड़ रुपए देने वाली है। लेकिन इन सब बातों के बीच ग्रोथ की गाड़ी को जोरदार धक्का लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के ग्रोथ अनुमान को घटाकर महज 3.8% पर ला दिया है। हालांकि आईएमएफ ने पूरी दुनिया में ग्रोथ के घटने की बात कही है। तो ये हैं आज की 3 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं विपिन और मेरे साथ हैं तमन्ना। जी बिल्कुल विपिन, आईएमएफ का फोरकास्ट थोड़ा निराश करने वाला है, लेकिन हमारे आरबीआई गवर्नर लगे हुए हैं। ये है दूसरी बड़ी खबरें। रुपए की स्थिरता को देखते हुए एमएसएफ रेट और हो सकता है कम। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने खास बातचीत में कहा, ग्रोथ और महंगाई दर के हिसाब से ब्याज दरें अभी बहुत ज्यादा। जेट एहतियात सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दोनों कंपनियों को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर जवाब मांगा। बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% चढ़े। कैपिटल गुड्स और रियल्टी शेयरों में दिखी रौनक। यूथ वोट बैंक को ना भूले पार्टियां। शहरी लोगों के बीच गूगल के सर्वे में 94% मतदाताओं ने कहा वो डालेंगे वोट, लेकिन अब तक मन नहीं बना पाए हैं 42% लोग। और केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट और फोटो देनी नहीं होंगी जरूरी। सेबी आसान करेगा नियम। कंपनियां सीधे UIDAI से लेंगी ग्राहक की जानकारी। इसके अलावा बेमौसम बारिश ने नवरात्रि के रंग में भंग डाला। गुजरात में 2 दिन के लिए बंद हुआ डांडिया रास। कर्ज सस्ते होने लगे हैं। आज कई बैंकों ने ऑटो और कंज्यूमर लोन की दरें घटा दी हैं। कुछ बैंकों ने तो होम लोन भी सस्ता किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने तो वित्त मंत्री से कहने के मुताबिक 2.5% तक की कटौती की है। बैंक अब कार लोन केवल 10.65% पर ही देगा, जबकि अब 2 व्हीलर पर लोन 12.25% पर मिलेगा, जबकि टीवी, फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर 13.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। पीएनबी की ये दरें 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। आईडीबीआई बैंक ने त्योहारों के लिए तो होम लोन और ऑटो लोन की दरें बेस रेट के बराबर कर दी है, यानी कि बैंक से अब इन दोनों तरह के लोन 10.25% पर ही मिल जाएंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने भी ऑटो और कंज्यूमर लोन को 0.25% कम कर दिया है। इनके अलावा अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऑटो और कंज्यूमर लोन में कटौती करने जा रहा है। बैंक इन लोन्स की प्रोसेसिंग फीस में भी कटौती करेगा। हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने आज एसबीआई की नई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से बात की है। उन्होंने ये भी बताया कि स्टेट बैंक को इस वित्त वर्ष में सरकार से करीब 4,000 करोड़ रुपए की पूंजी मिलेगी। इसके अलावा बैंक एफपीओ लाने पर भी विचार कर रहा है। इस फेस्टिव सीजन में आपने चार्ज लिया है, कोई खुशखबरी उनके लिए? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हर एक फेस्टिव सीजन में हम लोग कस्टमर्स के लिए कुछ नई स्कीम लाए हैं। इस बार भी ऑटो लोन के लिए हम लोग कुछ ला रहे हैं, और जो पर्सनल लोन है, जो क्लीन लोन है, जिससे कस्टमर कुछ भी खरीद सकता है, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, वो क्लीन लोन में भी हम लोग कुछ करने की कोशिश प्रयास में है। हमारी जो सब्सिडियरी है एसबीआई कार्ड्स ज़्यादातर ये सब कंज्यूमर लोन्स करती है अगेंस्ट देयर कार्ड्स, एंड दे टू आर डूइंग समथिंग। उन लोग भी कई नई स्कीम्स निकालने वाले हैं। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आप लोग को कुछ ना कुछ तो दिखने को मिलेगा। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जितने कस्टमर्स हैं वो खुश रहें। इस त्यौहार की सीज़न में उन लोग को जो ज़रूरी हो वो उन लोग ले पाए। हम लोग उसकी कोशिश पे हैं। तो आप एक लिमिटेड टाइम के लिए सस्ते लोन देने के बारे में सोच रही हैं। कितने रेट्स कम हो सकते हैं? रेट्स बहुत ज़्यादा कम होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो प्रोसेसिंग चार्ज है उसमें भी हम लोग थोड़ा सा कटौती करेंगे, और ये लिमिटेड टाइम के लिए होगा। हम लोग जो सोच रहे हैं कि ये फेस्टिव सीज़न हो जाने यानी दिसंबर यानी और मैक्सिमम जनवरी तक हम लोग इसको देंगे। तो ये जो आप कह रही है केवल ऑटो लोन्स के लिए और पर्सनल लोन के लिए? हाँ, ऑटो लोन्स और पर्सनल लोन्स के लिए ही अब तक सोच यही है, क्योंकि होम लोन्स अगर आप देखें तो आज भी मार्केट में हमारी होम लोन सबसे सस्ती है, तो इसलिए होम लोन की कटौती हम लोग नहीं सोच रहे हैं।
इंटरेस्ट रेट को लेकर जो आपने ये स्कीम बनाई है, क्या जो सरकार ने हाल में ये प्लानिंग की है कि वो सरकारी बैंकों में पूंजी निवेश करें और उसके चलते सस्ते लोन के लिए मौके बनाएं, उसको ध्यान में रखते हुए आपने बनाया? जी, उसको ध्यान में रखते हुए भी बनाए, और ऐसा भी है कि हर एक त्यौहार के सीज़न में हम लोग कुछ ना कुछ लेके आए हैं, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। एसबीआई को कितने पूंजी निवेश की उम्मीद है सरकार की ओर से, क्योंकि अब जो जानकारी आ रही है कि शायद 14,000 की जगह 20,000 करोड़ का टोटल कॉर्पस तैयार किया जा रहा है? देखिए, हम लोग सरकार से तो 4,000 करोड़ मांगे हैं, हमें उम्मीद है कि वो 4,000 करोड़ ही देंगे। बाकी जो ज़रूरी होगा वो हम लोग मार्केट से उठाएंगे। उसके लिए भी जितने सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि एफपीओ हो सकता है, राइट्स इशू हो सकता है, क्यूआईपी हो सकता है, वो सारे ऑप्शंस हम लोग सरकार को बताए हैं। तो सरकार हम लोग को गाइड करेगी, जैसे गाइडेंस हम लोग को मिलेगा उस तरीके से हम लोग फिर वो पूंजी उठाने की व्यवस्था करेंगे। तो कितनी और पूंजी आप बाजार से उठाना चाहेंगे सरकार के 4,000 करोड़ के अलावा? वो निर्भर है कि हमारा ग्रोथ कैसे होता है, क्योंकि पूंजी उतना ही ज़रूरत है जितना हमारा ग्रोथ हो। दूसरी मामला ये है कि हम अगर मर्जर करें तो मर्जर का भी कुछ कॉस्ट होगा। तीसरी है कि हम कितना प्लाउबैक कर पाएंगे, यानी कि हमारी प्रॉफिट्स कैसी होगी। तो ये तीनों के ऊपर निर्भर है कि हम बाजार में कितने अमाउंट के लिए जाएंगे। परफॉर्मेंस को लेके एक आखिरी सवाल जो कि शायद सबसे ज़्यादा अहम है, एनपीएस का और रीस्ट्रक्चर्ड लोन का जो एक रफ्तार है, हम देख रहे हैं हर एक क्वार्टर में तकरीबन 15,000 करोड़ के आसपास, दोनों अगर आप ऐड करें तो नए प्रॉब्लम लोन सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर भी ऐसे ही रहेंगे? देखिए, नंबर्स तो हम बता नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि अभी हमारा क्वार्टर एंडिंग चल रहा है, लेकिन ऐसा है कि हमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेहतर कुछ हो पाएगा अभी, क्योंकि ये सारे मामले ये ठीक होने में टाइम लगते हैं, और जब तक ना हम देखते हैं कि कुछ सस्टेन ग्रोथ आता है इकोनॉमी में, तब तक ये सही हो जाना थोड़ा मुश्किल ही है। तो इसीलिए हम लोग को ऐसे कुछ साधन करने पड़ेंगे, ऐसे कुछ सोल्यूशंस देने पड़ेंगे ताकि लिक्विडिटी बना रहे, जो कॉरपोरेट्स हमारे पास आ रहे हैं वो अपना काम करते रहे, और जब तक ना हमारा ये ग्रोथ पैटर्न वापस आता है तब तक दे शुड बी एबल टू होल्ड ऑन टू देयर ऑपरेशंस, ताकि जब ग्रोथ वापस आए दे कैन रिटर्न टू हेल्थ। तो हम लोग उसी के प्रयास में हैं और वही कर रहे हैं। सीडीआर भी जो है वो वैसा ही एक प्रयास है। जो यूनिट्स वायबल है, जो आगे चल के भी डेफिनेटली प्रॉफिट कर पाएगा, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको टाइम दे ताकि वो ये जो समय है ये समय को काट सके, और जब बेहतर ग्रोथ आएगा तब वो अपना हेल्थ रिगेन कर पाए। तो सीडीआर वही वैसा ही है। जो हम लोग बायलैटरल रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं वो भी उसी बेसिस पे होता है कि यूनिट वायबल हो। अगर यूनिट वायबल ना हो तो आप कुछ भी करें, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं। उस मामले में ज़्यादा ठीक है कि हम लोग उसको कॉल अप करें, और वो हम लोग कर भी रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती की है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की ग्रोथ इस साल बेहद कम रहने वाली है। आईएमएफ ने इस वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ के अनुमान को 5.6% से घटाकर महज 3.8% कर दिया है। इसके साथ ही आईएमएफ ने पूरी दुनिया के ग्रोथ अनुमान को भी कम किया है। आईएमएफ के ग्रोथ अनुमान पर डिटेल देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट संदीप ग्रोवर। संदीप, आईएमएफ ने ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती की है, क्या है इसके पीछे वजह, क्या कारण बताए हैं उन्होंने? देखिए, आईएमएफ ने इंडिया और यूएस समेत पूरी दुनिया के जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसमें यहाँ पे कमी करी, और जो सीवियर चेंजेस है वो यहाँ पे इंडिया के जो ग्रोथ रेट्स हैं उसमें यहाँ पे किए गए हैं। 5.6% से घटाकर 3.8% यहाँ पे किया गया, और ग्लोबल ग्रोथ में भी जो कमी की गई है उसका सबसे ज्यादा श्रेय वो इमर्जिंग मार्केट्स में जो वीकनेस आ रही है उसको ही दे रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट्स में खासतौर पर इंडिया, चाइना जैसे मार्केट्स आते हैं, तो वहाँ पे जो वीकनेस आ रही है उसको वो खासतौर पर बता रहे हैं कि वो ग्लोबल ग्रोथ में जो कमी आएगी उसका कारण यहाँ पे बनेगी। उनका कहना है कि जो उन्होंने अप्रैल में जो आउटलुक सुझाया था उसके बाद अब जो अनिश्चितता है वो फिर से एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उनका साफ तौर पे ऐसा कहना है कि यूएस में जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स में जो बढ़त हुई है उसके चलते दुनिया भर में ग्लोबली जो हमने देखा है कि जो फाइनेंशियल टाइटनेस है वो देखने को मिले, जिसका असर यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चाइना में भी जो ग्रोथ में कमी आई है उसका असर ना केवल चाइना बल्कि जो दूसरी इकोनॉमीज है वहां पे देखने को मिलेगा, और उनका साफ तौर पर इमर्जिंग मार्केट पे खासतौर पर ऐसा कहना है कि उनको अपने प्रोस्पेक्ट्स में सुधार करने के लिए अर्जेंटली अपनी जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे अडॉप्ट करनी होगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी कि जो बुनियादी रिफॉर्म्स है उस पर खास तौर पर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसमें अभी भी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है और खासतौर पर इंडिया जैसे मार्केट्स में महंगाई दर अभी भी काफी ज्यादा, ब्याज दरें काफी ऊंची हैं, जिसके चलते आगे चलते हुए भी शायद मॉनेटरी टाइटनिंग देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ रेगुलेटरी रिस्क भी काफी ज्यादा है। तो इन सब फैक्टर्स के चलते उनका ऐसा मानना है कि जो ग्रोथ है आगे चलते उसमें हिट देखने को मिल सकता है। शायद यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन्होंने सिवियरली इंडिया जैसे जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनकी रेटिंग यहाँ पे उनकी जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसे 5.6% से घटाकर 3.8% किया है। बिल्कुल सुदीप, और हमारे साथ यहाँ पर हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर लता वेंकटेश भी, उनसे बात करते हैं। लता, क्या लगता है आपको कि थोड़े वक्त पहले या इस महीने की बात करें तो एक रोजी पिक्चर बन रही थी, कुछ आंकड़े बेहतर आते हुए दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर IMF ने काफी बड़ा झटका दे दिया है, सीधे 5.6 से आपको 4 के नीचे ले आए हैं। क्या डराने वाली बात लग रही है आपको? नहीं, मैं आपको काफ़ी तसल्ली दे सकती हूँ। IMF का मेजरिंग स्टिक हमारा मेजरिंग यार्ड का जैसा नहीं है। हम लोग GDP फैक्टर कॉस्ट से मेजर करते हैं, IMF मार्केट प्राइसेस से मेजर करता है। हमारे प्रेस रिलीज में CSO हमेशा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों ही बताते हैं। अगर आप उसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो FY13 गए साल में हमें पता है कि हमारा GDP 5% था, लेकिन अगर हम IMF के मेजर से देखेंगे तो वो 3.2% था। तो FY13 का उनका मेजर से हमारा ग्रोथ FY13 में अगर 3.2 रहा तो इस साल का 3.8 जो अभी अभी आपके रिपोर्टर ने बताया वो बेटर है, वो बेहतर है, 0.6 परसेंटेज पॉइंट्स में बेटर है। और अगला साल FY15 में इट इज़ इवन बेटर एट 5.6%। सो ये हमें जानना ज़रूरी है कि IMF के रिवाइज्ड और एक्सट्रीमली लोवर्ड एस्टिमेट्स के बावजूद भी हमारा करंट ईयर का GDP गए साल से बेहतर होना है और अगला साल और भी अच्छा होगा। लेकिन ये डेफिनेटली मानना है कि उनके पहले के एस्टिमेट से अभी एस्टिमेट्स उन्होंने काफ़ी कम किया है, और वो इसीलिए कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमेशा थोड़े लैग से चलते हैं। उन्होंने उसके बाद ही देखा कि इंडिया में टाइटनिंग ज़्यादा हो रहा है। जुलाई में ये अनुमान था कि शायद रिजर्व बैंक रेट्स कट करते जाएगी, अभी इतना कट तो नज़र नहीं आ रहा, एक भी कट नज़र नहीं आता। एक्चुअली एक हाइक हुआ है, एज वेल करेंसी में काफ़ी डेप्रिसिएशन हुआ है, लेकिन इसके वजह से थोड़ा फ़ायदा भी मिला है एक्सपोर्ट्स के लिए। इसीलिए हमें इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, उनके पहले एस्टिमेट से ये कम है, लेकिन द सिल्वर लाइनिंग इज़ हम एटलीस्ट FY13 से बेहतर हैं उन्हीं के अनुमान से, उन्हीं के एस्टिमेट्स के जरिए। जी लता हमारे साथ बने रहिए। लता वेंकटेश ने आज रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन से भी बात की। राजन ने GDP के सवाल पर स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया, मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि GDP ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सेंटिमेंट सुधारना होगा। With GDP, especially around turning points, we are at hostage for a variety of things, including that very, very ephemeral thing, sentiment. We need to get sentiment back. We've tried to do a number of things. We're going to do a lot more in developing markets, creating deeper markets for financing our infrastructure. We're going to do all that. But I don't know what changes the sentiment of the Indian investor. Now, what is interesting, I find, is that I see more and more Indian investors selling foreign assets while retaining domestic assets. The cup half empty view of that is the domestic assets are so underpriced they can't sell them, so they sell their foreign assets. The cup half full view of that is they see more opportunity in India. So, in fact, if you look at outward FDI, it's very, very little this year. Our inward FDI is the same as last year, around 10 billion for the first four months till August. But our outward FDI is significantly lower, so our net FDI is significantly higher. That's telling me, either there's the constraint view of it, or it is telling me that slowly opportunity seems to be returning. लता, यहाँ पर इंटरव्यू में रघुराम राजन काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। क्या उनका ऑप्टिमिज्म फैक्ट्स और फिगर्स से बैकअप होगा? उन नंबर्स पे जैसे आपने देखा है उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें की, कुछ नंबर के से हम उनसे कोई नंबर निकाल नहीं पाए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब हमने उनसे क्रेडिट पॉलिसी के टाइम सितंबर 20 उनकी बातें सुनी, तब ऐसा लग रहा था कि वो इन्फ्लेशन को ही अटैक करेंगे और शायद 1 या 2 रेट हाइक और भी बाकी हैं।
आज उनके लैंग्वेज में ग्रोथ पर ज्यादा चिंता था। वो ये बता रहे थे कि जब मैं पूछ रही थी कि इन्फ्लेशन आप कौन से लेवल पर कंफर्टेबल होंगे, यानी कि आपको और कितना रेट्स बढ़ाना होगा, उन्होंने बताया कि ऑलरेडी ग्रोथ इतना वीक है कि उसके जरिए काफी डिसइन्फ्लेशनरी फोर्सेस हैं। मतलब जब ग्रोथ कम है तो वही इन्फ्लेशन को नीचे खींच लाता है, और वो फोर्सेस, वो ट्रेंड ऑलरेडी उन्हें नजर आ रहा है। तो मुझे उनके कॉन्वर्सेशन से ये जरूर लगा कि वो एकदम एक इन्फ्लेशन वॉरियर नहीं लग रहे थे, जैसे वो सितंबर 20 को जरूर लग रहे थे। वो ग्रोथ के तरफ और सिंपैथेटिक थे। तो मार्केट के लिए ये एक कल शायद डेफिनेट एक रिएक्शन की बात होगी कि शायद उन्हें 2 रेट हाइक्स 3 रेट हाइक्स नहीं सोचने चाहिए। शायद रघुराम राजन ग्रोथ की तरफ और थोड़े सहानुभूति दिखाएंगे। सेकंड एक मेजर टेकअवे उनसे ये सुनने को मिला कि वो न्यू बैंक लाइसेंसेस के एलिजिबिलिटी रूल्स में कुछ बदलाव नहीं लाएंगे। हाल ही में हमें सुनने को मिला कि वो शायद अपने वो मिनिमम कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये भी हमने स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस फ्रॉम पार्लियामेंट से सुनने को मिला कि उन्हें कॉर्पोरेट्स को लाइसेंस देना मंजूर नहीं है। उन्हें उस बात पर काफी चिंता है। तो एक जैसा माहौल होने लगा कि शायद ये रूल्स बदलेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो एलिजिबिलिटी रूल्स नहीं बदलेंगे। सो कॉर्पोरेट इंडिया कैन रेस्ट अश्योर्ड कि शायद एक आध लाइसेंस उन्हें मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया लता हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर तो जिस तरीके से यहाँ लग रहा है, लता भी कह रही है और हमने बात भी सुनी कि IMF की चिंता ज़रूर है जो उन्होंने कहा है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि उनके कैलकुलेशन के तरीके अलग हैं और उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से हम पिछले साल से तो बेहतर कर रहे हैं, और फिर अब गवर्नर साहब भी हिंट दे रहे हैं कि उनका ध्यान चाहिए। एक क्लैरिटी इसमें ये भी है कि IMF का जो आंकड़ा है वो कैलेंडर ईयर के लिए है, और उम्मीद है मानसून की, सबकी उम्मीदें उस पर टिकी है। यहाँ पर आपको याद दिला दें कि गवर्नर बनने के बाद रघुराम राजन के पहले टीवी इंटरव्यू को आप पूरी तरह से सुन सकते हैं। उसका पूरा हिस्सा आज रात 10 बजे। और आधार कार्ड को कैबिनेट ने दी कानूनी मान्यता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब भी इसके अनिवार्य बनाने के खिलाफ। लेकिन कम से कम नया डीमैट अकाउंट खुलवाने में आधार करेगा मदद। अब अनेक दस्तावेज की जरूरत नहीं। पूरा डिटेल देंगे आपको इस ब्रेक के बाद। जेट एतिहाद सौदे जब अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है, उसी समय उस सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जेट एतिहाद से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। सुब्रमण्यन स्वामी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार देश के प्राकृतिक संसाधन को लुटाने में लगी है। स्वामी के मुताबिक आसमान देश का प्राकृतिक संसाधन है और सरकार ने एतिहाद को फायदा पहुंचाने के लिए भारत से अबू धाबी की उड़ान बढ़ाने की इजाजत दी है। स्वामी ने इस करार को एयर इंडिया को खत्म करने की साजिश भी बताया है। यद्यपि स्टैंडिंग कमेटी का जो एक स्थान है पार्लियामेंट में, वो है कि उनकी बातों को सुनी जानी चाहिए, ऐसा पार्लियामेंट रूल्स में लिखा है। और दूसरी बात थी कि CAG ने भी इस डील के पहले ही कह दिया था कि जानबूझकर एयर इंडिया को समाप्त करने के लिए विदेशी एयरलाइंस के साथ समझौता हो रही है, और इसीलिए इनका जो आकाश को बांट करके विदेशी एयरलाइंस को दे रहे हैं, ये नाजायज है। आधार कार्ड को कानूनी मान्यता देने का फैसला आज कैबिनेट ने ले लिया है, लेकिन इसके इस्तेमाल को कानूनी रूप से ज़रूरी करना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है जिसके मुताबिक किसी भी बुनियादी सुविधा के लिए आधार कार्ड को ज़रूरी नहीं किया जा सकता। कैबिनेट ने UIDAI बिल 2010 को मंजूरी दे दी है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आधार कानूनन आपकी पहचान बन जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अमल पर भी रोक लग सकती है जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस बिल के सेक्शन 6 में कहा गया है कि आधार कार्ड किसी को भी जारी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि UIDAI बिल के पारित होने भर से सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बच जाएगी, क्योंकि इस बिल में कहीं नहीं लिखा है कि बुनियादी सुविधाएं या सब्सिडी पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी बुनियादी सुविधाओं को इस आधार पर इनकार नहीं कर सकती कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये फैसला दिया था कि किसी भी बुनियादी सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं किया जा सकता। इस पर सरकार ने सफाई दी थी कि वो सिर्फ सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को जरूरी बना रही है, जरूरी सेवाओं के लिए नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ये दलील खारिज कर दी है। किसी स्कीम में आधार कार्ड जरूरी हो या नहीं, इस बारे में फैसला UIDAI नहीं बल्कि अलग अलग मंत्रालयों का होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सरकार को कुछ अलग रास्ते अपनाने होंगे, तभी सरकार आपका पैसा आपके हाथ के नारे को साकार कर पाएगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। आधार कार्ड पर भले ही सरकार अभी उलझी है, लेकिन सेबी ने इसे काफी काम का बना दिया है। अब अगर आप नया डीमैट अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आपको KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स और फोटो देने की जरूरत नहीं है। सेबी ने UIDAI की eKYC सर्विस को KYC वेरिफिकेशन के लिए मंजूरी दे दी है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र व्यास से। वीरेंद्र, सेबी के इस कदम से निवेशकों को कितना फायदा होगा, कितनी मदद मिलेगी? जी देखिए, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो जो म्यूचुअल फंड और डीमेट से जुड़ा KYC है वो अब पेपरलेस हो जाएगा। ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी की जो eKYC सर्विस है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी किसी निवेशक की जानकारी मांगती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी से, तो वो उस निवेशक की जानकारी की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उस कंपनी को भेज देता है। तो अब कंपनी को, अब जो निवेशक है उसको क्या करना होगा कि उसका सिर्फ जो आधार नंबर है वो उसे देना होगा, और उसके बाद ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है उस निवेशक का नाम, पता, जन्म तारीख, फोटो, मोबाइल नंबर, इन सब की जानकारी की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उस कंपनी को भेज देगी। तो कुल मिलाकर ये जो KYC है वो पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा। तो एक तो निवेशक की जिंदगी आसान होगी, दूसरा जो कंपनियां हैं वहां पर उनको इतने सारे डॉक्यूमेंट रखने का झंझट नहीं होगा और उनका खर्च भी घट सकता है। तो कुल मिलाकर ये दोनों के लिए फायदे की बात होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र यहाँ पर। और कल MSF दर घटाने का जश्न मनाया शेयर बाजार ने। कौन से शेयर कितने चमके बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। सरकार ने सड़क बनाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दी है। CCEA ने रोड प्रोजेक्ट्स की प्रीमियम रीशेड्यूलिंग को मंजूरी दे दी है। इस खबर पर और बातचीत के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। अतुल, सड़क बनाने वाली कंपनियों को इस रीशेड्यूलिंग का क्या और कितना फायदा मिलने वाला है? पैसे की दिक्कत से जूझ रही इंफ्रा कंपनी और डेवलपर्स के लिए राहत की खबर है। CCEA ने फिलहाल प्रीमियम को डिले करने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियां थी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके पास थे, लेकिन जो उन्होंने फ्रंट रकम यानी प्रीमियम के तौर पर NHAI को देने का वायदा किया था, फिलहाल वित्तीय हालत उनकी ऐसी नहीं रह गई थी कि उस भारी भरकम प्रीमियम को दे सकें। लिहाजा ये कंपनियां चाह रही थी कि उन्हें प्रीमियम को डिले करने की इजाज़त दी जाए, और इस मामले में करीब 23 ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसने कैबिनेट के सामने एक नोट भेजा था, जिसमें 23 प्रोजेक्ट हैं जिनमें करीब 98,000 करोड़ की रकम जो है वो फंसी हुई थी। तो फिलहाल अब इस मंजूरी के बाद ये कंपनियां जो हैं प्रीमियम अपना टाल सकती हैं। हालांकि इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं सरकार ने, मसलन इसमें बैंक गारंटी के साथ साथ ही 12% इंटरेस्ट भी देना होगा इन कंपनियों को, और इसके साथ ही 0.5% की जो है वो पेनल्टी भी लगेगी उन पर, और इसके साथ ही जो एग्जिट का नियम है उसका भी फ़ायदा जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है 3 साल का उस दौरान नहीं मिलेगा। यानी ये कंपनियां प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के दौरान अपनी इक्विटी बेचकर बाहर प्रोजेक्ट से नहीं निकल सकती हैं। फिलहाल इसमें एक जो अहम बात यह है कि जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स हैं उनका दायरा इसमें तय नहीं, ये दायरा जो है NHAI का बोर्ड तय करेगा, जिसमें प्लानिंग कमीशन के साथ साथ वित्त मंत्रालय के भी मौजूद होता है, और NHAI का बोर्ड तय करेगा कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें प्रीमियम को डेफर करने की, डिले करने की ज़रूरत है और उन्हें ये राहत दी जाए। बिल्कुल, शुक्रिया अतुल। शेयर बाजार आज बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा। आज बाजार शुरू से ही तेजी के साथ खुले और अंत में भी सेंसेक्स करीब 50 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ। बाजार में आज कैपिटल गुड्स और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा रौनक रही। बाजार में आज के कारोबार का डिटेल बता रहे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी।
बाजार में शुरुआत तो आज काफ़ी मजबूती के साथ हुई, हालांकि ग्लोबल मार्केट्स के संकेत कमजोरी के साथ आते हुए दिखे। लेकिन कल देर शाम जो आरबीआई ने एमएसएफ रेट घटाने का फैसला लिया, उसके चलते बैंकिंग शेयरों में दमदार शुरुआत हुई और बैंक निफ्टी 4% मजबूत खुला और वहीं से बाजार पर तेजी आती हुई दिखी। एक बार की सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी मजबूत है, हालांकि दिन के अंत तक सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऊपरी लेवल से अच्छे खासे फिसलते हुए नजर आए और लगभग 1 से 1.5% का करेक्शन भी इंट्राडे में देखने को मिला। बंद होने में फिर भी ऑन एन एवरेज बेसिस थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई नजर आई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी पॉजिटिव ही बंद होने में कामयाब रहे। वॉल्यूम लगभग 1,13,000 करोड़ के आसपास आज होते हुए नजर आए। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद आखिर में लगभग बराबर। बैंकिंग शेयरों में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। हालांकि ये सारे बैंक्स अपने ऊपरी लेवल से लगभग आधे करेक्ट होते हुए नजर आए। इसके अलावा एक स्पेस जो आज काफ़ी मजबूत थी वो पावर इंफ्रा शेयरों की, क्योंकि जिस तरह से आज की सीसीए की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए पेमेंट की राहत दी गई, उसके बाद गेमन, लेंको, जीवीके, आईवीआर सेल, पुंज लॉयड, ये सारे स्टॉक ऐसे थे जहां पर जमकर तेजी होती हुई नजर आई। रियल एस्टेट शेयरों में भी थोड़ी खरीदारी का रुझान दिखा। एसडीआई, यूनिटेक जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन मेटल शेयर कमजोर थे। हिंडाल्को को आज सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया, उसका असर देखने को मिला। टाटा स्टील में भी कुछ मुनाफा वसूली आज आती हुई नजर आई। निफ्टी पर लेकिन जिन शेयरों से अच्छा योगदान आता हुआ दिखा तेजी की तरफ, भारतीय, एलएनटी, आईटीसी जैसे दिग्गज शेयर थे जहां से बढ़त आती हुई दिखी और इनके बाहर रिलायंस इंफ्रा, सन फार्मा जैसे शेयरों में भी खरीदारी का आज रुझान दिखा। टाटा पावर भी मजबूत बंद होने में कामयाब रहा, तो पावर और इंफ्रा शेयरों में आज तेजी दिखी। कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो बीपीसीएल में एक अच्छा खासा नुकसान आज देखने को मिला। वहीं एसबीआई भी कमजोर बंद हुआ और आईडीएफसी में भी ऊपर के लेवल से अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई। खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, जेट एयरवेज को लेकर, एतिहाद को लेकर इनकी जो डील पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, उसके बाद स्टॉक पर 4% का नुकसान होता हुआ दिखा। गोदरेज कंज्यूमर्स, यहाँ पर इन्होंने सैलून कारोबार में एक जेवी करने की योजना बनाई, स्टॉक पर 4% का नुकसान दिखा। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की और स्टॉक पर 5% की तेजी आती हुई नजर आई। तो ये था भारतीय बाजारों का हाल आज के लिए, और अब देखते हैं कि हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजार से किस तरह के संकेत आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी, बताइए जी किस तरह के संकेत आज मिल रहे हैं यहाँ पर। संदीप, देखिए, दूसरे दिन लगातार यूएस के मार्केट्स में कमजोरी का माहौल देखने को मिल रहा है। कल भी हमने देखा था कमजोरी के साथ ही ट्रेड वहां देखने को मिले थे और आज भी हालांकि शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कमजोरी लगातार बाजारों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि डाउ में करीब आधे % के आसपास की कमजोरी है, S&P 5% और नैस्डैक भी करीब 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। दरअसल वहाँ पे जो कर्ज की सीमा को लेकर बढ़ाए जाने की चिंताएं हैं वो बाजारों को सता रही है और अब माना जा रहा है कि जो 17 अक्टूबर की जो डेडलाइन है उससे पहले शायद कोई भी फैसला यहाँ पे उभर के सामने ना आए। हालांकि जो स्पीकर जॉन बॉयनर है उनकी ओर से ऐसे कमेंट्स निकल के सामने आए कि वो बराक ओबामा के साथ नेगोशिएट करने को तैयार है बिना किसी शर्त के, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बाजारों में कमजोरी ही यहाँ पे छाई हुई है। दरअसल IMF की ओर से भी खराब खबरें निकल के सामने हैं। उन्होंने आज इंडिया, यूएस समेत ग्लोबल ग्रोथ की जो फोरकास्ट है उसमें यहाँ पे कटौती करी है। तो इन सब फैक्टर्स के बीच हम देख रहे हैं कि यूएस में कमजोर कारोबारी देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट डाउ और S&P अपने जो एक महीने के आसपास के जो लोज है उसके आसपास ही फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। आज कुछ फेड अधिकारियों के बयान निकल के सामने आने वाले हैं, उस पर बाजारों की नजर रहेगी। साथ साथ अल्कोआ और यम ब्रांड, ये कुछ ऐसी दिग्गज कंपनियां जिनके नतीजे निकल के सामने आएंगे और अगला जो ट्रिगर होगा बाजारों के लिए वो FMC की जो बैठक हुई थी पिछले महीने, उसके जो माइन्यूट्स निकल के सामने आएंगे उस पर बाजारों का फोकस रहेगा। लेकिन अब अभी फिलहाल की जो चिंता है वो डेट सीलिंग की है, जिस पर बाजार काफी ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए आज के लिए। जी शुक्रिया संदीप इस सारी जानकारी के लिए। और एक ब्रेक लेंगे। आगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मायावती पर साधा निशाना। और कल से प्रधानमंत्री आसियान बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। त्योहारों पर बैंक दे रहे हैं तोहफा। PNB ने कंज्यूमर लोन की दर 2.5% तक घटाई। SBI ने भी जल्द कटौती का संकेत दिया। पूंजी जुटाने के लिए स्टेट बैंक इसी वित्त वर्ष में लाएगा FPO। हमसे खास बातचीत में नई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने बताया कि सरकार से मिलेंगे 4,000 करोड़ रुपए। देश की ग्रोथ को लगा ग्रहण। IMF ने इस साल के लिए भारत ग्रोथ अनुमान 5.6% से घटाकर 3.8% किया। रुपए की स्थिरता को देखते हुए MSF रेट और हो सकता है कम। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने खास बातचीत में कहा ग्रोथ और महंगाई दर के हिसाब से ब्याज दरें अब भी बहुत ज्यादा। जेट एतिहाद सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दोनों कंपनियों को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते में सुब्रमण्यन स्वामी की अर्जी पर जवाब मांगा। बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% चढ़े। कैपिटल गुड्स और रियल्टी शेयरों में दिखी रौनक।
यूथ वोट बैंक को ना भूले पार्टियां। शहरी लोग के बीच गूगल के सर्वे में 94% मतदाताओं ने कहा वोट डालेंगे वोट, लेकिन अब तक मन नहीं बना पाए हैं 42% लोग। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ इकोनॉमिक रिश्ते और मजबूत करने के लिए कल से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आसियान की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी 4 दिनों की यात्रा के पहले चरण में ब्रुनेई में आसियान की बैठक में हिस्सा लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री से यूरेनियम की सप्लाई के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। व्यापार और आर्थिक लिहाज से ये बैठक भारत के लिए काफी अहम है और CNBC आवाज इस शिखर बैठक की खास बातें आप तक लाता रहेगा। आसियान और ईस्ट एशिया देशों की बैठक के खास कवरेज के लिए आवाज संपादक संजय पुगलिया भी वहां जा रहे हैं। संजय जी हमारे साथ अब हैं। संजय जी, आसियान देशों की ये बैठक भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आसियान देशों का जो समूह है, दरअसल वो अब एक यूरोपीय यूनियन की तरह से एक इकोनॉमिक इकाई बनने की तरफ बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है उस पर अच्छी खासी प्रगति होने की संभावना है। उम्मीद है कि इसी साल इस पर दस्तखत हो जाएंगे, जिसमें आसियान के 10 देश और भारत के बीच स्ट्रेटजिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलेगी और वहाँ पर बहुत तरह के व्यापार दोनों तरफ से बढ़ने की संभावना बनेगी। ये एक बड़ा कदम होगा। दूसरा कदम जो इस बार उठने वाला है, जो घरेलू राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जो दूसरे ईस्ट एशियाई देश हैं उनके साथ एक करार पर दस्तखत किया जाएगा। जो बुद्धिस्ट देश हैं, सारे बुद्धिस्ट रिलीजन को मानने वाले, उनकी बड़ी रुचि है नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो भारतीय राजनीति में इसका महत्व ये है कि नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छी खबर है। केंद्र सरकार इसमें पहले बहुत धीमी गति से चल रही थी, लेकिन अब उसमें तेजी से काम होगा और आने वाले चुनाव को देखते हुए आप इसका महत्व समझ सकते हैं। जी बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय जी के साथ आसियान का ये कवरेज आप रोज देख सकते हैं CNBC आवाज पर। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में 15वें दिन सेना का ऑपरेशन हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनिवासन को अध्यक्ष पद संभालने के लिए दी राहत। ऐसी कुछ बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने BSP सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि मायावती किसी नए दलित नेता को नहीं उभरने देती हैं। दलितों के कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस दलित नेतृत्व को तरजीह देती है। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय सेना ने घुसपैठ कराए आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। सेना के मुताबिक 8 आतंकवादी इस कार्रवाई में मारे गए हैं। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। सेना ने केरन में आतंकवादियों के कब्जे की खबर को गलत बताते हुए इसे घुसपैठ बताया है। CBI मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस बंद कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक CBI इस सिलसिले में जल्द ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने जा रही है। इससे पहले 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मायावती के खिलाफ CBI जांच दोबारा शुरू करने की याचिका खारिज कर चुका है। तंदूर कांड मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील शर्मा की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सुशील शर्मा ने अपने अपराध पर अफसोस जताया है और उसका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। 18 साल पहले सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना सहानी की हत्या कर लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI अध्यक्ष श्रीनिवासन के पद संभालने पर लगी रोक को हटा लिया है। इससे पहले कोर्ट के फैसले की वजह से बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी श्रीनिवासन अपना पद नहीं संभाल पाए थे। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई है। इस जांच समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज मुकुल मुग्दल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव प्रणाली सुधार पर एक और ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि मतदाता को मशीन में मतदान के बाद उसकी रसीद दी जाए। इस रसीद में मतदान की डिटेल होगी। कोर्ट ने इस व्यवस्था को चरणों में लागू करने के लिए कहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है। दस सालों में सबसे ज्यादा गिरी है कारों की बिक्री। पिछले महीने कारों की बिक्री की डिटेल आपको देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
कंपनियों के लिए भारत का बाजार काफी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। हर हफ्ते कोई ना कोई चमचमाता हुआ मॉडल बाजार में आ जाता है, लेकिन देश की इकोनॉमी पर मंदी की गिरफ्त मजबूत होने से इंडस्ट्री की चमक फीकी हो रही है। 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि साल की पहली छमाही में कारों की बिक्री घट गई है। मर्सिडीज, BMW या फिर ऑडी, दुनिया भर में अपना सिक्का जमा चुकी इन कंपनियों ने जब भारत में जोर शोर से कदम रखा तो निशाने पर था यहाँ का तेजी से बढ़ता कार बाजार। कंपनियों को यहाँ फायदा भी खूब हुआ, लेकिन देश में ग्रोथ रेट में आई कमी ने ऑटो सेक्टर को मंदी की चपेट में धकेल दिया है। अप्रैल सितंबर के 6 महीनों में कार बिक्री की ग्रोथ नेगेटिव रही। ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम के आंकड़ों के मुताबिक साल की पहली छमाही में कारों की बिक्री करीब 4.5% गिर गई है। कारोबारी साल 2003 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। साथ ही अब कार बिक्री में भारत पहले 10 देशों की लिस्ट से बाहर हो गया है। हालांकि सियाम को अब फेस्टिव सीजन में सुधार की उम्मीदें हैं। इन्वेंट्री थोड़ी बड़ी होगी फेस्टिव सीजन में, पर इतना ज़्यादा नहीं। मेरे कंपनी का हमने पिछले 6 महीने में काफ़ी इन्वेंट्री कम की है। अभी हम सब मैन्युफैक्चरर ने बहुत अच्छे स्कीम बनाए हैं, बहुत एडवर्टाइज कर रहे हैं, सब डीलर्स बहुत ट्राई कर रहे हैं। हम बहुत होपफुल है कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा ये फेस्टिव सीजन में। कारों के अलावा कमर्शियल वाहनों की बिक्री भी इस साल के 6 महीनों में 25% से ज्यादा गिरी है। सितंबर में इनकी बिक्री 38 महीनों के निचले स्तर पर रही और इसमें 42% की गिरावट आई। हालांकि सितंबर महीने में पैसेंजर कार की बिक्री में मामूली सुधार हुआ और ये 0.25% बढ़ी। टू व्हीलर सेक्टर में जरूर संकेत अच्छे हैं। सितंबर में इनकी बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 18.5% बढ़ी। हालांकि आंकड़ों में उछाल बेस इफेक्ट की वजह से भी आया है। अब देखना होगा कि कंपनियों के लिए अच्छा मॉनसून और फेस्टिव सीजन कैसी सौगात लेकर आता है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। सरकार लोगों को सोना न खरीदने की भले ही कितनी भी नसीहत दे, लेकिन देश में लोग सोना खरीदना नहीं छोड़ेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में सोने की डिमांड में 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस साल के आखिरी 3 महीनों में सोने की डिमांड 300 टन तक बढ़ सकती है। काउंसिल के मुताबिक इस साल मानसून अच्छा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि इस साल भारत 900 से 1000 टन तक सोना इम्पोर्ट कर सकता है। October to December is the peak festive season. Also weddings and Diwali, everything comes in this period. So it's always traditionally the best quarter for gold. I think this year also with good monsoons, good income in the rural areas, I think demand will be robust. Even the import policies have now been relaxed. So we believe that this quarter will be good. भारत के 37% वोटर ऑनलाइन है। इनमें से 42% ने अभी भी नहीं तय किया है वो किसको वोट देंगे। गूगल के इस दिलचस्प सर्वे के बारे में देखिए डिटेल इस ब्रेक के बाद। और गुजरात में डांडिया का रंग कैसे फीका हो गया है ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। अलग अलग वोट बैंक को लुभाने के चक्कर में पड़ी पार्टियां अगले चुनाव जिस बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं ले सकती थी वो यूथ वोट बैंक है। गूगल ने TNS के साथ मिलकर शहरी वोटरों के बीच जो सर्वे कराया है उसका नतीजा यही बता रहा है। शहरी वोटर में जहां 94% ने तय कर लिया है कि वो वोट डालेंगे, पार्टियों के पास मौका है कि वो इन वोटरों को अब भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि 42% ने अभी मन नहीं बनाया है कि वो किसे वोट देंगे। सर्वे में 2/3 से ज्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के थे। डिटेल के साथ हाजिर है हमारे टेक गुरु अभिषेक तलन। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए गूगल इंडिया ने भारत के अलग अलग शहरों में एक ऑफलाइन सर्वे कराया, जिससे भारत के अर्बन वोटर्स के मिजाज का पता चलता है। इस सर्वे में देश भर में 86 शहरों में लगभग 108 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को शामिल किया गया। 41,000 से ज्यादा लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया, जिससे अंदाजा लगता है कि भारत के शहरी वोटर का मिजाज क्या चल रहा है, जो कि भारत के टोटल वोटर्स का ऑलमोस्ट 37% है। इस सर्वे के मुताबिक 94% वोटर्स आने वाले चुनाव में वोट डालने जाएंगे, पर इनमें से 42% वोटर्स अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर वोट किसे दिया जाए। 35% शहरी वोटर राजनीतिक पार्टी को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे, वहीं 36% मतदाता अपने चुनावी क्षेत्र में खड़े नेताजी के हिसाब से फैसला लेंगे। पर 11% वोटर्स के हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह फैसला करेगा कि वो वोट किसे देंगे। अब बात करते हैं कि इंटरनेट पर आजकल
किस नेताजी का बोलबाला चल रहा है। सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी हैं और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी में सबसे ऊपर नाम है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है और तीसरे नंबर पर पहली बार चुनाव के मैदान में उतरने वाली आम आदमी पार्टी है और चौथे पायदान पर बहुजन समाज पार्टी का नंबर आता है। इन सब के साथ साथ इस सर्वे से यह भी पता चलता है कि शहरी वोटर सबसे ज्यादा इन दिनों चुनावों के बारे में क्या सर्च कर रहा है। सबसे ज्यादा चिंता अगर उसे किसी चीज की है तो वो है अपने वोटर कार्ड को बनवाने की। दूसरे नंबर पर वोटर रोल नंबर है और तीसरे नंबर पर ऑनलाइन वोटर कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया है, इसे जानने की चाहत है। बैक टू द स्टूडियो। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्वे है गूगल की विपिन, लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं कि एक दूसरी फाउंडेशन है, आइरिस फाउंडेशन ने हाल ही में एक सर्वे किया जिसमें कह रहे हैं कि 160 सीट इस लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया से इम्पैक्ट होंगे। अगर ऐसा होता है तो वाकई बड़ी बात होगी सोशल मीडिया के लिए कि उसका इम्पैक्ट अब भारतीय जनमानस पे इतना ज्यादा पड़ रहा है कि 160 सीटें इम्पैक्ट हो सकती हैं। फिलहाल ये दावा है, लेकिन इसमें होता क्या है ये तो देखना होगा आगे। वैसे दूसरी खबर पे चलते हैं। गुजरात में हो रही भारी बारिश ने नवरात्रि को धो डाला है। बड़े मैदानों और क्लब में बारिश के पानी भर जाने से अगले 2 दिन तक डांडिया नहीं हो पाएगा। लोगों को मजा तो किरकिरा हो ही रहा है, आयोजकों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा है। भारी बारिश ने अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में गरबा के शौकीन लोगों को अपने घर में ही रहने को मजबूर कर दिया है। यही नहीं, बारिश ने आयोजकों की 2 दिन की कमाई पर भी पानी फेर दिया है। अहमदाबाद में इस साल 24 जगहों पर कॉमर्शियल गरबा का आयोजन किया गया है, लेकिन अब इन जगहों पर पानी भर गया है। ज्यादातर वेन्यूज जो हाईवे के यहाँ अहमदाबाद में वेन्यूज है उसमें टिकटिंग का एक काफी प्रोपोर्शन रहता है और इस बार जब मार्केटिंग अच्छा नहीं हुआ है, स्पॉन्सरशिप कम थी, तो थोड़ी बहुत आशाएं जो टिकटिंग पे थी, तो आज चौथे दिन में भी कल भी ऐसा ही लॉस था। काफ़ी डांडिया बंद रहे थे। आज तो पूरा वॉश आउट है क्योंकि कोई खिला ही नहीं सकते। अहमदाबाद में सोमवार शाम से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में भी भारी बारिश होने से नादियाद, गांधीनगर, मेहसाणा और आनंद जैसे शहरों में भी नवरात्रि आयोजनों पर असर पड़ा है। आमतौर पर हर एक आयोजक साउंड, लाइट, ऑर्केस्ट्रा वगैरह पर रोजाना 5 से 15 लाख रुपए खर्च करता है और इनकी आय का मुख्य जरिया होता है स्पॉन्सर्स और टिकट्स की बिक्री। लेकिन बारिश से टिकटों की बिक्री लगभग ठप है। पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण नवरात्रि के शौकीन नवरात्रि का मजा नहीं उठा पा रहे हैं। इसके साथ ही जो आयोजक है वो पहले ही स्पॉन्सर्स की दिक्कत से जूझ रहे थे। ऐसे में उन्हें रोज का कम से कम 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में बारिश भारी और अति भारी हो सकती है, जिसके कारण अगले 2 दिन में भी यहाँ पर नवरात्रि नहीं हो पाएगी। मनीष देसाई, अहमदाबाद। तो उम्मीद करेंगे कि गुजरात में पानी का सिलसिला बंद हो और एक बार फिर गरबा वहां पर शुरू हो। लेकिन इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।